नमस्ते, मैं जयवीर चंद्रमौला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बोफोर्स स्कैम, वह स्कैम जिसने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दिया। चलिए इस स्कैम के बारे में शुरुआत से बात करते हैं। इस स्कैम की शुरुआत होती है सन 1980 से 1990 के दशक में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि भारतीय सेना के लिए गोला बारूद और तोपें खरीदी जाए, जिसके लिए भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से भी सलाह मशुरा लिया जाता है और साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार किया जाता है जिसमें 4 फॉरेन कंपनियों द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन शामिल हुए थे। मार्च 1985 को आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा इन 4 कंपनियों द्वारा डाले गए बिड का एनालिसिस किया जाता है। इसमें आर्मी हेडक्वार्टर की पहली चॉइस फ्रांस की सोपमा गन कंपनी थी, दूसरे रैंक पर स्वीडिश की बोफोर्स कंपनी थी। आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा यह रिजल्ट सेंड कर दिए जाते हैं। बाद में इन रिजल्ट्स पर फिर से एनालिसिस किया जाता है। नए पैरामीटर के बेसिस पर स्वीडिश की बोफोर्स कंपनी फर्स्ट पोजीशन पर आती है। इस पर यह जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि स्वीडिश की बोफोर्स कंपनी की फायर कैपेसिटी फ्रांस की सोपमा गन कंपनी से बेटर है, साथ ही इसके जो प्राइसेस है वह फ्रांस की सोपमा गन कंपनी से कम है, जिसके बेसिस पर स्वीडिश बोफोर्स कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार द्वारा एबी बोफोर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाता है, जिसमें 400 हॉट्जर और गोला बारूद की खरीद शामिल होती है। इसकी कीमत 1437 करोड़ रुपए थी। यह कॉन्ट्रैक्ट 2 देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा की गई बातचीत से सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के 1 साल बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश नेशनल रेडियो द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि एबी बोफोर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। जैसे ही यह न्यूज आती है, भारत सरकार द्वारा 1987 में एबी बोफोर्स को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। साथ ही फ्यूचर में इसके साथ किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। स्वीडिश की कंपनी एबी बोफोर्स द्वारा भारत के साथ डील को सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जाती है, जिसमें ओटावा कुत्रोची का नाम सामने आता है। कुत्रोची इटालियन के एक बिजनेसमैन होते हैं। साथ ही इनके गांधी परिवार के साथ भी करीबी संबंध पाए जाते हैं। 1980 के दशक में कुत्रोची एक पावरफुल ब्रोकर के तौर पर सामने उभर कर आते हैं। अगस्त 1987 को बोफोर्स स्कैम केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन उस समय के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बी शंकरानंद कर रहे थे। बोफोर्स स्कैम और एचडीडब्ल्यू सबमरीन स्कैम के चलते कांग्रेस पार्टी से केंद्र की सत्ता छूटते हुए दिखाई देती है। इसका रिजल्ट मिलता है 1989 के इलेक्शन में, जिसमें कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। उस समय के नए प्रधानमंत्री बनते हैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी गवर्नमेंट में एज अ डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके होते हैं। सन 1987 को एचडीडब्ल्यू सबमरीन स्कैम के चलते श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह केवल 1 ही साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस को सत्ता में आने में काफी साल लग जाते हैं। इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। श्री वीपी सिंह द्वारा सीबीआई को बोफोर्स स्कैम पर एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश दिए जाते हैं। सीबीआई द्वारा 22 जनवरी 1990 को एफआईआर रजिस्टर की जाती है, जिसमें एबी बोफोर्स के प्रेसिडेंट मार्टिन अर्बो, बिचौलिया विंचड्डा, हिंदुजा ब्रदर और ओटावा कुत्रोची का नाम शामिल होता है। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। एबी बोफोर्स स्कैम पर सीबीआई की अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसके साथ ही इंडियन जर्नलिस्ट चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा भी इस स्कैम पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। चित्रा सुब्रमण्यम को इस केस में बहुत से डॉक्यूमेंट मिलते हैं और वह करीबन 350 से ऊपर डॉक्यूमेंट सुरक्षित करती हैं, जिनमें एबी बोफोर्स द्वारा दिए गए भुगतान की डिटेल होती है। चित्रा सुब्रमण्यम उस समय द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करती थी। गवर्नमेंट द्वारा द हिंदू न्यूज़पेपर पर प्रेशर बनाया जाता है कि वह एबी बोफोर्स स्कैम के रिगार्डिंग कोई भी स्टोरी पब्लिश ना करे। हालांकि चित्रा सुब्रमण्यम को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह बाद में द इंडियन एक्सप्रेस पर एबी बोफोर्स स्कैम के रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश करती है। साथ ही अन्य न्यूज़पेपर पर भी एबी बोफोर्स स्कैम के रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश करती है। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के
के बीच में कारगिल वॉर शुरू होता है, जिसमें भारत के लिए बोफोर्स गन काफी उपयोगी साबित होती है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण यह शक्तिहीन हो जाती है और एक बार फिर से एबी बोफोर्स कंपनी की ब्लैकलिस्ट की बात मीडिया में आ जाती है। 22 अक्टूबर 1999 को सीबीआई द्वारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इटालियन बिजनेसमैन कुत्रोची, विन चड्डा, हिंदुजा ब्रदर और डिफेंस सेक्रेटरी एसके भटनागर पर पहली चार्जशीट दाखिल की जाती है। हालांकि 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। सन 2001 में विन चड्डा और एसके भटनागर भी एक्सपायर हो जाते हैं। 10 जून 2002 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एबी बोफोर्स स्कैम पर चल रही कार्रवाई को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन 7 जुलाई 2003 में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर फिर से कार्रवाई की जाती है। 2004 के लोकसभा इलेक्शन के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पावर में आती है। पावर में आते ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा राजीव गांधी पर लगे एबी बोफोर्स स्कैम के रिगार्डिंग सारी कार्रवाई को खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा 31 मई 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हिंदुजा ब्रदर श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश हिंदुजा पर लगे आरोपों को भी खारिज कर दिया जाता है। 4 मार्च 2011 को दिल्ली कोर्ट द्वारा एबी बोफोर्स स्कैम पर इनसफिशिएंट एविडेंस के चलते इटालियन बिजनेसमैन कुत्रोची को अस्थायी राहत दी जाती है। 12 जुलाई 2013 को मिलान में इटालियन बिजनेसमैन कुत्रोची की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। फाइनली इस केस में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। 2018 में एक बार फिर से एबी बोफोर्स स्कैम चर्चा में आया, लेकिन यह केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे सामने आया था, जिसमें बीजेपी ने अपने हाथ से के 2019 के लोकसभा इलेक्शन की जीत अपने नाम की। इस स्कैम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और साथ ही कोई सुझाव है तो वह भी अवश्य दें। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल जयवीर अमोलो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।